गुड मॉर्निंग। साइड में कर दें ना, रहने दो ना, होगा दिक्कत। चलो देखो, पहले आप लोग को हम बता देते हैं जो नया सिलेबस क्या है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आज कम में पढ़ना है, इस वजह से साइलेंस। ओए बुक किधर है? ये है ना, देखना सब, देखो ध्यान से। इसको हम लाइट वाला में से हटा करके डार्क मोड कर देते हैं ताकि कैमरा में भी दिखेगा। एनसीईआरटी की किताब क्लास 12 केमिस्ट्री, ये है वॉल्यूम 1। ये है आपका न्यू एडिशन और ये है आपका ओल्ड एडिशन। देखो ओल्ड एडिशन में कौन कौन चैप्टर था, तो पहले सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, फिर विलयन, वैद्युत रसायन, ये पढ़ लिए हैं। रासायनिक बल गतिकी अभी ये चल रहा है। ये है पृष्ठ रसायन, इसके बाद जस्ट उसके बाद तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, इसी में आएगा झाग उत्प्लवन विधि, चुंबकीय विधि और जो अयस्क खनिज, ये सब के बारे में पढ़ना था। वो सब तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम सुन लो। उसके बाद पी ब्लॉक बताए थे, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इसमें 22 गो या 24 गो टॉपिक पढ़ना है पी ब्लॉक में। अरे सुन लो, ये डी ब्लॉक है। इसके बाद उप सहसंयोजन यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उप सहसंयोजन यौगिक क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 9 गो चैप्टर हैं। ओल्ड एडिशन में 9 गो चैप्टर था, अब आप लोग का हो गया है न्यू एडिशन। न्यू एडिशन में सबसे पहले तो ठोस अवस्था हटा दिया है, पहला का चैप्टर। ठीक है, सॉलिड स्टेट। उसके बाद विलयन है, वैद्युत रसायन है, रासायनिक बल गतिकी है। जो चौथा नंबर में था वो तीसरा नंबर में आ गया, क्या कि पहला क्या हट गया। उसके बाद जो 5वां नंबर में पृष्ठ रसायन था उसको हटा दिया गया, सरफेस केमिस्ट्री हट गया। ठीक है, उसके बाद और कौन हटा है, तो 5 नंबर हट गया है। 6 नंबर था आपका 6 नंबर पी ब्लॉक था, नहीं, तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। 6 नंबर में कौन था? तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, तो वो भी हट गया है। ठीक है, ध्यान देना, 3 गो चैप्टर अभी तक हट चुका है। उसके बाद पी ब्लॉक वो भी हट गया, 4 गो चैप्टर हट गया फर्स्ट वॉल्यूम से। डी एंड एफ ब्लॉक है, उप सहसंयोजन यौगिक है, यानी कि सुनो 9 चैप्टर था फर्स्ट वॉल्यूम में। कितना चैप्टर था? 9 गो। अब कै गो हो गया है? 5 गो। 4 गो चैप्टर इसमें से हट गया है और पी ब्लॉक चैप्टर हटा करके बहुत बढ़िया काम किया है। इतना बड़ा चैप्टर है वो कि मत पूछो। उसमें पी ब्लॉक का हर एक वर्ग, हर एक तत्व के बारे में पढ़ना होता है। अब हाँ, ये देखो, ये आज का न्यू एडिशन नहीं है। यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सब में हट चुका है। सुनो, ये आज का नहीं है, ये 2019 का जो नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ था, नया शिक्षा नीति, उसी समय का ये सिलेबस है, उसी समय से। लेकिन बिहार बोर्ड जानते करते हो 5 साल और खींच दिया। नया शिक्षा नीति के तहत ये आया था और 5 साल और खींच दिया है ये। तो 5 गो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग अभी ये वाला पढ़ रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं। कुछ दिन में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक के बार कौन पढ़ेंगे? डी एंड एफ ब्लॉक। याद करवाए थे 11th में, याद है? डी ब्लॉक का क्या? सोचो तो या ना लगती जबरदस्त है, भुला गया कि याद है? वैसे निगाहें भी तरसा करें, मोहब्बत वाले मन टकराए, रूठे वो सनम को। अरे मस्त याद करवाए थे, फिर आएगा तो याद करवाएंगे। चलो, उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम देखो, शांत रहो। सेकेंड वॉल्यूम में क्या है? साइलेंस। देखो, सेकेंड वॉल्यूम में पहले पढ़ना था, 10 नंबर चैप्टर में था हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब यहाँ से ऑर्गेनिक आता है। सेकेंड वॉल्यूम में क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर ये एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, दूसरा एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा
और एमीन चौथा। ये 4 गो हमारा ऑर्गेनिक का था। उसके बाद जैव अणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन। आपको बोले थे ये सब 5-5 दिन वाला चैप्टर है, बताए थे। ये सब इनऑर्गेनिक का 5-5 दिन वाला चैप्टर है। अब न्यू एडिशन में देखते हैं क्या हो। हेलो एल्किन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। मतलब कि ऑर्गेनिक में एक भी चैप्टर नहीं हटा है, वो इनऑर्गेनिक का है। शांत रहो, पूरा बोलने नहीं देते हो। ऑर्गेनिक में 4 गो चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, ये चारों, हेलो एल्किन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। ये 4 गो चैप्टर है ऑर्गेनिक का। उसके बाद नीचे था जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, जिसमें जैव अणु तो है, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन हट गया। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना होगा तो बहुलक का हम पिछले क्लास में वीडियो बनाए थे, तो वो जाकर के देख लीजिएगा। ज़्यादा 3 गो वीडियो है। अब ये नहीं है तो देखने का जरूरत नहीं। पॉलीमर देखो, जो चैप्टर हटाया ना, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के योग्य नहीं था, वो अच्छा चैप्टर। जैसे पॉलीमर था तो उसमें पॉलीथीन ये सब के बारे में पढ़ना था, ग्लूकोज, सेक्रिन, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब। गन्ना का रस जो होता है, फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, सेलुलोज, ये सब बहुत काम का चीज़ था। पॉलीथीन, बहुत सारा एथीन मिलकर ये पॉलीथीन बनता था। प्लास्टिक, जो सैनिटरी पैड होता है उसमें सेलुलोज होता है, वो पानी को सोख लेता है, पानी में वो घुलनशील नहीं होता, तो सेलुलोज वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ जो होता है वो उसमें पढ़ना था, लेकिन हटा दिया गया। अब जैसे पी ब्लॉक में है, तो पी ब्लॉक में फास्फोरस एक ऐसा चीज़ है जो 3 तरह का होता है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और काला फास्फोरस। अब फास्फोरस का उपयोग जो क्या कहते हैं युद्ध के दौरान, इसमें फ्री फायर कौन कौन खेलता है? बंद कर दो 12 तक। उसमें जो स्मोक वाला बम फेंकते हैं, स्मोक, उसमें फास्फोरस रहता है, धूम्रपट बनाने के काम में आता है। तो ये सब चीज जानकारी के लिए अच्छा था, बट अब हटा दिया गया है, तो क्या किया जाए। धातु के निष्कर्षण में कौन सा खनिज होता है? जैसे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब से आयरन निकाला जाता है। कौन कौन विधि, तो ये सब चैप्टर जो हटा दिया है, भले सिलेबस को छोटा कर दिया है, आसान हो गया है, लेकिन हमको नहीं लगता कि हटाना चाहिए था उसको। सिलेबस जैसे बहुत बड़ा था, अब बहुत छोटा हो गया। देखो, जितना आसान बना रहा है ना, उतना ही ब्रेन और मतलब स्लो होते जा रहा है दिन पर दिन। तो अब पहले पढ़ना था 16 गो चैप्टर, पहले क्या गो चैप्टर था? 16 गो, और अब 5 गो उसमें, और इसमें भी 5 गो, 10 गो, तब 6 गो चैप्टर खत्म। फर्स्ट वॉल्यूम से 4 गो हटा दिया है, सेकेंड वॉल्यूम से 2 गो हटा दिया ना। ये 4 गो पढ़ने में, देखो ऑर्गेनिक में अब हम ज़्यादा समय देंगे। अब क्या होगा, पहले बताए थे कि ये 4 गो चैप्टर 3 महीने में खत्म कर देंगे, अब चारों को 4 महीना में खींचेंगे, एक महीना, क्योंकि रिवीजन करिए ना, क्या दिक्कत। इसमें ऑर्गेनिक, सुनो, ऑर्गेनिक में जितना ज़्यादा समय दिया जाएगा उतना वो बेहतर होगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में अब उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे, बेसिक से लेकर के जाएंगे, बताएंगे देखो दो वो कार्बन होता है तो मीथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो ईथ बोलते हैं। उस पर 10 दिन तक खाली नामकरण पढ़ा देंगे, ठीक है, हो जाएगा। तो ये है आपका नया सिलेबस। सुनो, इसी के आधार पे हम लोग अब पढ़ेंगे। ये तो लोग अपन केस बांध करके रखा करो। अरे नहीं, अभी आया, अभी आया है, उधी आ गया। देखो, साइलेंस है, बुढ़वा सब हम अच्छा दिख रहा है ना, दिख रहा है, साइलेंस। फेयर लवली, हम फेयर लवली लगाएंगे तो वह करिया हो जाएगा।
चलो, कहाँ तक बताए थे पिछले क्लास में? इसके बाद डी ब्लॉक वाला कॉपी लाना। ओए, बहुत तुम लोग बात करते हो, लेकिन कोटि और अन्विता में अंतर बता दिए थे। ये हो गया था। पीछे मोदी खड़ो, सुनप। बताओ, अन्विता और कोटि में 3 अंतर बताओ। वो कौन होता है, नाम बोलो उसका। हाँ ठीक है, यह नहीं, नाम बोल लो। हाँ ठीक है, कोटि ऋणात्मक होता है, ठीक है। आगे बोलो। ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो सब होता है। ऋणात्मक खाली बोलिए, और बोलो। अन्विकता सिर्फ और सिर्फ प्रथम कोटि अभिक्रिया को परिभाषित करती है, और कोटि दोनों को। और बोलो। घर पे कोई जाकर के कॉपी पलट के नहीं देखता है, बैठो। एग्जाम है, तो एग्जाम है तो देखना होगा, तब ना लिखोगे एग्जाम में जाकर। हेडिंग लगाओ, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तुमको खड़ा कर दें तब। कहाँ जा? आधा घंटा में हो जाएगा, नहीं है ज्यादा। चलो सुनते हैं। प्रिंस सुनो, बताओ अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? मोलों की संख्या। अन्विता बताओ। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अन्विता कहते हैं। हाँ ठीक है, ये भी। या फिर एक साथ भाग लेने वाले को कहते हैं। और क्या बताए हैं? खुल गया, बैठ जाओ। हेडिंग लगा लिए सब लोग? लिखो ना, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। साइलेंस। देखो
इतना मोटा कौन कर दिया? माना समय 0 पर अभिकारक की सांद्रता, अभी यहाँ देखो लिखना मत, अभिकारक की सांद्रता R0 है तथा t समय पर अभिकारक की सांद्रता RT है। ठीक है, चरणों में T लगा दिए हैं। 0 समय है तो उसकी सांद्रता R0 है, चाहे यहाँ से T हटा दो, एगो तो दर्शा ही दे, R0 नहीं उसको R0 पढ़ते हैं, और T समय पर उसकी सांद्रता क्या होगी? R हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं कि शुरुआत में R0 था, बाद में R हो गया। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अभिकारक से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो जब आप वेग व्यंजक लिखेंगे तो क्या होगा कि R की सांद्रता, और मान लेते हैं इसके आगे कुछ ना कुछ इसकी सांद्रता रही होगी, तो इसके ऊपर C, अगर आगे 1 रहता है तो 1 आता है, 2 रहता है तो 2 आता है, 3 रहता है तो 3 आता है। तो आगे कोई वेरिएबल हम मान लिए 1 2 3 कुछ भी रहे, वो क्या है? C मान लिए। C के जगह पे आप कुछ दूसरा भी मान सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, X Y Z कुछ भी मान सकते हैं। अब हम लोग को किसका देखना है? शून्य कोटि अभिक्रिया का। किसका? शून्य कोटि। जो लोग तबला बजा रहे हैं वो लोग शांत हो जाएं। कोटि क्या है? शून्य, यानी कि n बराबर 1। n क्या होता है? तो जो ऊपर होता है उसी को जोड़ते हैं, x प्लस वाई को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप c न मान करके x रखिए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x प्लस वाई क्या होता है? n होता है, तो सॉरी 1 लिख दिए, शून्य ना होगा। तो x की जगह पे क्या आएगा? शून्य। y तो इसमें है ही नहीं, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? शून्य, इसलिए x की जगह पे शून्य। तो क्या हो जाएगा? वेग k और r की सांद्रता 0। ठीक है, इसका समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। हम पहले ही मना कर चुके हैं कि साथे साथे नहीं लिखना है, सुनाई नहीं दिया था? देखो, किसी भी चीज का पावर शून्य का मतलब क्या होता है? उसका वैल्यू 1। तो जब वैल्यू 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? इधर k बचेगा। तो वेग क्या हो जाएगा? इसके जगह पे 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? जो वेग होता है उसको डिफरेंशिएशन के आधार पर कैसे लिखा जाता है? नीचे तो dt होता है, यहाँ बताओ क्या होता है? याद करो, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। तात्क्षणिक अभिक्रिया दर बताए थे, क्या होता है? dx बाई, किसी को कोई दिक्कत? x होता है, x होता है। पलट करके देखो क्या लिखवा है, देखो पलट के। y होता है ये। यहाँ पर अभिकारक के रूप में अगर एक और कोई रहता तो उसके पावर में y जाता। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया यानी कि इसके जगह पे शून्य, तो इसका कोटि क्या होगा? x बराबर n हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका कोटि क्या होगा? x ही तो इसका कोटि होगा, और कोटि कैसा करना है? शून्य, यानी कि x बराबर क्या? 0। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, ऐसे लिख दिए हैं। मिटा दे, पहला मिटा दे। क्या लिखवाए हैं? dr
स्मॉल आर। अरे कोई देखो सांद्रता के लिए, वेट 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 वेट, यहाँ पर जो आर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज टाइम के अनुसार चेंज किस में आ रहा है, अभिकारक की सांद्रता में, तो यहाँ कौन रहेगा, अभिकारक का सांद्रता ही रहेगा। अब आगे देखो, इस dt इधर क्या है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो गुना में, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो भाग में। और आप बताइए मित्रों कि जो अभिकारक होता है, अरे सुनो, जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता घटती है या बढ़ती है, उसकी सांद्रता, तो ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, माइनस, ये तो लगा ही दिया। समाकलन करने पर, ओए शांत रहो, समाकलन, कृपया शांत रहें। इधर देखो, समाकलन अगर इसका करते हैं, ये सिंबल होता है समाकलन का, ठीक है, सांप की तरह ऐसे बना देंगे, इसका सिंबल है वो समाकलन, माइनस डी आर, माइनस को हम बाहर कर दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, बराबर के डी टी। किसी भी कांस्टेंट टर्म का समाकलन नहीं होता है, तो यहां से के को हम बाहर कर देंगे, डी आर बराबर के और समाकलन डी टी, ठीक है। अब बताइए इसका समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन क्या आएगा, ओए पीछे, हम इधर समाकलन वेग समीकरण बता रहे हैं, उधर दोनों लड़ाई कर रही है। बताओ, समाकलित वेग समीकरण से कोई संबंध है तुम्हारे लड़ाई का? हाँ, आर होगा, देखो जब समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो समाकलन दो तरह का होता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में लिमिट का कोई जरूरत नहीं होता और फाइनाइट में लिमिट रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कुछ कुछ आ रहा है ध्यान में? अब देखो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट कौन बनेगा, देखो यहाँ शुरुआत में क्या था, R0 R0 और बाद में क्या हो गया, तो जिस समय टाइम 0 था उस समय इसकी सांद्रता R0 थी। जिस समय टाइम, दूसरा कलर से लिख दें ठीक रहेगा, जिस समय इसका टाइम 0 था उस समय इसकी सांद्रता R0 थी। जब इसका टाइम t पर पहुंचा तब इसकी सांद्रता R हो गई। इसको बोलते, ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाला को बोलते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसका इंटीग्रेशन होता है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। फाइनाइट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है? R, मिडिल ब्रैकेट नहीं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अपर लिमिट लग जाएगा ये और लोअर लिमिट लग जाएगा ये, इज इक्वल टू के रहेगा और t का, ठीक है, अपर लिमिट हो जाएगा t, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। देखो अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट, इस माइनस को उस साइड भेज दो तो R माइनस R0 हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा k इंटू टी माइनस 0, t माइनस 0। तो ये तो R माइनस
आर नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जगह का कमी हो गया है, पीछे बढ़ा देते हैं। देखो इस माइनस को उस साइड भेज दो तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आर नॉट माइनस का के टी, यही हो जाएगा आपका समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझ लो एक बार। जिस समय समय जीरो था, शुरुआती समय था, उस समय सांद्रता कुछ रहा होगा जिसको हम आर नॉट से डिनोट किए हैं। बाद में कुछ समय बीतने के बाद, टी समय बीतने के बाद उसकी सांद्रता आर हो गई, कुछ घट गया होगा, इसलिए निगेटिव आता है। आर से प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से। वे अगर हम रिएक्टेंट का लिखते हैं वेग व्यंजक तो के आर इसके माथा पर कुछ ना कुछ होगा जो इसके मोल को दर्शाएगा। अब जो यहाँ रहता है उसी को जोड़ने पर क्या आता है? कोटि। बोला है कि शून्य कोटि, यानी कि एक्स क्या होगा? जीरो होगा। तो ये तो हम फॉर्मूला लिख दिए, कैसे निकालते हैं? अगर 3 को अभिकारक है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। अगर 4 को अभिकार एक्स जेड एक्स वाई जेड एक और कोई आ जाएगा, वी यू कुछ भी। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो, तो यहाँ पर क्या आ गया? जीरो। जब जीरो रखेंगे तो किसी भी चीज का पावर जीरो होता है 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ गया? के। वेग जो होता है उसको हम डिफरेंशिएशन के रूप में अगर लिखते हैं तो यहाँ पर कौन घट रहा था? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट है, टाइम के सापेक्ष घट रहा था कि कुछ समय बीता तो इसमें परिवर्तन आ गया। अगर प्रोडक्ट का परिवर्तन हम निकालते हैं तो नीचे कुछ समय बीतने के बाद प्रोडक्ट में जो परिवर्तन होगा वो डी। अब आप डिफरेंशिएशन हम बताए थे कि बहुत छोटे से छोटे परिवर्तन के लिए उपयोग में लिया जाता है। थोड़ा बड़ा परिवर्तन होता है तो डेल्टा का उपयोग करते हैं। रिएक्टेंट है, इसकी सांद्रता शुरुआत में अधिक होती है, बाद में कम होती है, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो ऑटोमेटिक निगेटिव आएगा, तो इसलिए माइनस लग गया। इधर ये डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो समाकलन जब किए तो ये समाकलन लगा दिए। और ये किसके सापेक्ष इसमें परिवर्तन आ रहा था? समय के सापेक्ष, तो इसका जो लिमिट होगा वो समय होगा। अब जैसे जरूरी थोड़ी है कि 1 मिनट में जितना परिवर्तन हुआ 2 मिनट या 5 मिनट में भी उतना ही होगा, सब में अलग अलग होगा, तो इसलिए लिमिट लगाया गया। सांद्रता आर नॉट से आर और टाइम 0 से टी, लिमिट लगा दिए। इस माइनस को आगे यहाँ पर भेज दिए। अब समाकलन जब करेंगे तो डिफरेंशिएट यहाँ से आ जाएगा। सिंपल में जो भी रहता है उसका सिंपल होता है। जैसे अगर आप dx का इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आ जाएगा? x। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, एकदम सिंपल। तो उसी तरह से r का dr का इंटीग्रेशन क्या हो गया? r अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, लोअर लिमिट को, यानी शुरुआती फेज वाला नीचे रहेगा, बाद वाला ऊपर रहेगा। टाइम भी शुरू में 0 था, बाद में t था, तो 0 नीचे लिखेंगे, t को ऊपर लिखेंगे। अब ये सोल्व करने का इसका तरीका ये होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ r की जगह पे अपर लिमिट यानी ये रख दिए, लोअर लिमिट। अरे दिस इज ए वेरी बिग मिस्टेक, ठीक है। तो पहले r रख दिया, उसके बाद माइनस आर नॉट। उसी तरह से इसमें t माइनस 0, यहाँ k से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या है? r माइनस आर नॉट। इस आर नॉट इधर क्या था? निगेटिव, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो आर नॉट और माइनस का के टी। इसी को क्या बोलते हैं? शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण। किसका? काम नहीं कर रहा है। शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? जरा देख के बताओ तो ये इसमें दिख रहा है कि नहीं? ये नीचे, चलो ठीक, नोट करो। रवि लाल पीला कर दे हैं,
बुढ़वा कहेंगे। आज हम बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा आ रहा है। अब देखो, अच्छा नहीं दिख रहे थे, इन्हें चमक रहा है। ओह, इन्हें फेयर लवली लगाए थे। किधर नहीं दिख रहा, हटा दे इसको। अब ठीक है। मोदी जी ये ऑर्डर देंगे और हम पालन न करें, ऐसा हो नहीं सकता। हो गया ये, क्या नहीं दिखता? अच्छा, अभी इधर ही लिख रही हो। कौन है? छोड़ दो, इधर से आएगा जिसको जाना हो, उसको हमेशा के लिए लॉक कर दें। अरे चाबी से बोल रहे हैं। सीमेंट वालों से जाम कर दो उसको। इधर से आएगा, इधर से आके नहीं जा सकता। जल्दी से लिखो। पानी है उसमें? वाह, कंठ भिजा लेते हैं। इसको एक तो मारते नहीं है, अगर एक आध डंडा लग गया बढ़िया से तो दांती लग जाएगा, कोमा उमा में चल जाएगी। देह में तो दम है नहीं। तो देह में दम रहेगा तब ना दूसरे के शरीर पर नहीं जाएगी। डर लगता है ऐसा तो मारने में, अगर मार दिए कोमा उमा में चल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाबूजी आगे कहेंगे जा हमारे परी के कोमा में भेज दे। हो गया। तो बिल्कुल नहीं हुआ। बाबूजी के कहो कि एगो 4 चक्का खरीदवा लो, एसी में बैठ के जाना। जब बस चलवे करेगा तो 4 चक्का कैसे कर देगी? बसे से जाना, बसे से जाना। पता है, एक बात जीवन में याद रखना, कभी भी सामने वाले से मदद और दया की उम्मीद नहीं रखना। भले तुम किसी का मदद कर रहे हो लेकिन उससे फिर दोबारा मदद की उम्मीद नहीं रखना। न तो जब समय पर वो मदद नहीं करेगा तो बहुत तकलीफ होगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, जब डिवोर्स के बाद एलिमनी मांगने में नहीं शर्माते तो फिर दहेज मांगने में क्यों शर्माया जाए? अरे तो सुनो, डिवोर्स के बाद लड़का जो है वो तो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो फिर आप किसी दूसरे पर आश्रित क्यों होना चाहते हैं? खुद इंडिपेंडेंट बनिए। ओए सुनो, साइलेंस। इंडिपेंडेंट बनो कभी भी। अब जैसे आप हैं बीए पास, चोरी करके बीए पास करिएगा, खोजिएगा डीएसपी, तो उसमें तो दहेज देना ही होगा। आप अगर बीए पास किए हैं मोबाइल से एग्जाम दे करके, तो मोबाइल से जो एग्जाम दे करके बीए पास किया है उससे करिए,
कोई दहेज नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ओए शांत रहो। भले सुनो, आप रहिएगा ब्यूटिशियन का कोर्स किए हुए और चाहिए आपको सरकारी नौकरी वाला, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। हाँ तो खरीद लो। साइलेंस। ओए साइलेंस। ओए सुनो, हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। हेडिंग लगाओ। ये इस पर एक बहुत बेजोड़ शायरी है। याद करने दो। अरे ध्यान ही में नहीं आ रहा है। अरे वो लोहा टीना वाला कैसे बोलता है? मिथुन नहीं रहे, वो सोनाक्षी सिन्हा करके कुछ बोलता है ना, कैसे बोलता है वो, कुछ याद है? हाँ वही, सेम टू सेम। साइलेंस। हो गया ये। साइलेंस। तो तुमको चाहिए भी तो वही खरीदती है। तुम्हें ना बोलिए एकदम खरीद। ओए ओए साइलेंस। ओए सुनो, पहले ही ना बोली है कि हम लोग खरीदते हैं, तो वैसे तो खरीदने का बाद में खुदे बोल रही कि वो कलुआ रहता है। अरे चुप देखो सुनो, और दाइयों किसे कहते हैं? वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी बचती है अर्धायु कहलाता है। आपको बताए थे पिछले दिन कि जो यूरेनियम होता है उसका समय अंतराल अर्धायु होता है 3200 साल। उसका अर्धायु कितना? 3200 साल। अगर 1 kg आपके पास यूरेनियम है तो 3200 साल बाद वो कितना होगा? आधा किलो। फिर उसके अगले 3200 साल बाद कितना होगा? 250 ग्राम। ठीक है, नहीं अर्धायु उसका है, आधा घटेगा। 3200 साल बाद क्या होगा? आधा घटेगा। उसकी आयु 3200 साल नहीं है, अर्धायु 3200 साल। ठीक, हाँ फिर 3200 साल बाद वो आधा होगा। साइलेंस।
लिख लिए थे कि फिर से लिखना होगा? लिख लिए थे? नहीं लिखे थे। देखिए वह समय अंतराल तो स्कूल जाना है सबको। हाँ आज खत्म हो जाएगा। सही नहीं, बोर्ड एग्जाम में लास्ट दिन नहीं रहता है। बोर्ड एग्जाम में हिंदी लास्ट दिन कर देता है। इंग्लिश लास्ट करते सर। 10th में तो इंग्लिश ले चाहे नहीं ले, उसका नंबर तो जोड़ता नहीं है। तो करो इधर, लिखिए वह समय अंतराल जिसमें अभिकारकों की सांद्रता आधी हो जाती है अर्धायु कहलाता है। लिख लिए? देखो टाइम क्या है तो टी है। आधा होगा तो उसको टी हाफ लिखेंगे। आधा होगा उसको क्या लिखेंगे? टी हाफ। तो जो टी हाफ होगा, इधर देखो, जो अर्धायु होगा वो शुरुआत की सांद्रता का क्या होगा? आधा होगा। शुरुआत में सांद्रता क्या था? तो आर नॉट, उसका आधा क्या होगा? अर्धायु होगा। आर नॉट बराबर फॉर्मूला क्या है? आर नॉट बराबर अभी निकाले हैं समाकलित वेग समीकरण से। क्या होता है? आर इज इक्वल टू आर नॉट माइनस का के टी। तो आर नॉट बराबर, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? आर और प्लस का के टी अपॉन 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना में किसी को कोई परेशानी? उल्टा रख दिए क्या जी? तो और रुको, साइलेंस। तुम लोग चुप रहो ना यार। ओए, एक बार में समझ में नहीं आता है।
कहीं पर मिस्टेक नहीं ना हुआ है ना? ठीक है। देखो समझो इधर, जो हम लोग टी लेते थे वो क्या लेंगे? टी हाफ लेंगे, यानी अर्धायु। तो टी की जगह पे टी हाफ रखा जाएगा। जब अर्धायु जो होगा टी हाफ होगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाए तो जो बाद वाला सांद्रता, जब टी हाफ समय जाएगा तो कुछ ना कुछ कमी आएगी, तो बाद का जो सांद्रता होगा टी हाफ समय पर वो क्या है? आर। तो आर नॉट का आधा जो होगा वही क्या होगा? आर होगा। तो ये जो समाकलित वेग समीकरण आया था, आर की जगह पे आर नॉट बाई 2, ये नॉट को आप अंदर नहीं बाहर रखिए, ठीक है। और टी की जगह पे टी हाफ। हम कह सकते हैं कि जब आधा समय गया तो उस समय शुरुआत में जितनी सांद्रता थी उसका सांद्रता आधा हो गया, यानी शुरुआत में आर नॉट था तो उसका आधा हो गया। इधर ये माइनस में है, इधर आया प्लस में, इधर ये प्लस में है, इधर आया माइनस में। भिन्न का जो घटाव बना दिए तो 2r में से r घट गया तो r बच गया, नीचे 2 है। इधर के मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में। ये आ गया आपको अर्धायु का फॉर्मूला, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। किसका? शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और है, शून्य कोटि की आयु। जल्दी से लिखो इसको, 2 मिनट लगेगा। चुप। सबसे ज्यादा टेंशन इसी को है, नहीं उसको। कहाँ जाए? जाना ना, घर ही ना जाना। ओ माय गॉड, टेम्पू से चले जाना। वो बोल रही है कुछ हो, चाचा करेगी, लिख चुप है। मेरे को घर जाना है। जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी खत्म होगा, बोलने में टाइम मत गवाओ। आने दो ना, अरे आने दो ना। चिची आएगी, जल्दी लिखो। हुआ? हो गया? शून्य कोटि की आयु, जितना आप लोग शांत रहेंगे उतना जल्दी होगा। अभिकारक के पूरी तरह खत्म होने का समय, पूरा तरह खत्म हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? उसकी आयु। जिस समय समय 0 था उस समय सांद्रता R0 थी। समय 0 से t हुआ तो सांद्रता R0 से R हो गई। 2 मिनट।
चूंकि R इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के टी, इसलिए बाद में पूरी तरह खत्म हो गया, यानी कि ये हो जाएगा शून्य। तो यहाँ पर रखेंगे शून्य, आर नॉट माइनस के टी। तो टी बराबर, सॉरी के टी को इधर ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो उधर ले जाओगे तो आर नॉट। तो टी बराबर आर नॉट अपॉन के। पूरी तरह खत्म होने का समय, पूरा तरह खत्म हो जाएगा, यानी कि बाद में सांद्रता क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो हम लोग आर नॉट से आर लेते थे वो क्या हो गया, जो आर है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। पूरी तरह खत्म हो गया, यानी कि उसकी सांद्रता क्या हो गई, जीरो हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।